सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में। वो विजयादशमी का एक दिन था। भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और संघ अपने विस्तार में जुटा हुआ था। संघ का विस्तार भी हुआ और देश को आज़ादी भी मिली। 1947 में आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर नया नया भारत में शामिल हुआ था। संघ ने वहाँ भी अपनी पैठ बनानी शुरू की और इस काम को करने की जिम्मेदारी 22 साल के एक नौजवान की थी। नाम था बलराज मधोक। जम्मू से आने वाला लड़का जिसे साल 1942 में ही जम्मू का प्रचारक बना दिया गया था। उसने घाटी में संघ का विस्तार करना शुरू किया। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र से भारत के जम्मू में आ रहे लोगों को संघ ज्वाइन करवाने की जिम्मेदारी बलराज मधोक की ही थी। संघ के काम के साथ ही बलराज मधोक ने एक और काम शुरू किया और ये था कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिलाने के लिए आंदोलन करना। इसके लिए मधोक ने नवंबर 1947 में प्रजा परिषद पार्टी बनाई। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच कश्मीर पर समझौता हो गया, आर्टिकल 370 की बात मान ली गई, तो फिर शेख अब्दुल्ला ने बलराज मधोक को जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मधोक 1948 में दिल्ली आ गए। उस पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने लगे जो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों की पढ़ाई के लिए बनाया गया था। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद बलराज मधोक दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि डीएवी में इतिहास के टीचर हो गए। तब तक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और उस वक्त देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिए थे। बड़े बड़े नेताओं को भूमिगत होना पड़ा था और तब संघ ने तय किया कि छात्रों के जरिए संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब तक ये अमल में लाया जाता, संघ पर से प्रतिबंध हट गए। फिर भी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। तब शिक्षण संस्थानों में वामपंथ का दबदबा हुआ करता था। इसे काउंटर करने के लिए बलराज मधोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर एक छात्र संगठन का गठन किया और नाम दिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी। 9 जुलाई 1949 को आधिकारिक तौर पर इस संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ। संगठन का ध्येय वाक्य बना ज्ञान, शील, एकता। लेकिन फिर संगठन कुछ दिनों के लिए नेपथ्य में चला गया क्योंकि संघ पर से प्रतिबंध हट गए थे। लेकिन 50 के शुरुआती दशक में संघ ने अपने इस नए संगठन का विस्तार करने का मसौदा तैयार कर लिया। तय हुआ कि एक सालाना कन्वेंशन के जरिए एबीवीपी को संगठन के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए संघ के कार्यकर्ता यशवंतराव केलकर को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब की मुंबई और तब के बॉम्बे में एबीवीपी की पहली यूनिट बनी और यशवंतराव केलकर को एबीवीपी का ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ एबीवीपी के विस्तार का काम। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और बिहार में एबीवीपी की यूनिट खुली, जिसमें दत्ताजी दिदोलकर, मोरोपंत पिंगले जैसे संघ के प्रचारकों ने बड़ी भूमिका निभाई। एबीवीपी लगातार बढ़ने लगा। साल 1961 में जब गोवा मुक्ति का आंदोलन अपने चरम पर था, एबीवीपी के लोग भी उसमें शामिल थे। चीन से हुई लड़ाई के दौरान भी एबीवीपी लोगों के बीच रहा और इतनी पैठ बना ली कि 1970 में हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी पहली बार मैदान में उतरा। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और जीत के साथ ही एबीवीपी का दायरा बढ़ता गया। जनवरी 1974 में जब गुजरात के छात्रों ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे चिमन भाई पटेल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो एबीवीपी को नई दिशा मिल गई। एबीवीपी ने गुजरात के छात्रों के आंदोलन को लीड किया, जिसने बाद में चलकर बड़ा रूप ले लिया। इतना बड़ा कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ये एबीवीपी की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद इस संगठन ने बिहार में दोहराने की कोशिश की, अपनी सफलता दोहराने की कोशिश की। बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन हिंसक हुआ। 18 मार्च 1974 को आंदोलन के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और तब छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को अपना नेतृत्व करने के लिए मनाना शुरू किया। वो मान गए और फिर पूरे देश के छात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। लेकिन इन आंदोलनों ने एबीवीपी को एक नई ताकत दे दी थी। इसके बावजूद एबीवीपी ने खुद को छात्र संघ चुनाव से अलग कर लिया था। 1978 में हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की ओर से कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतरा। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब था जनसंघ, और जनसंघ ने तब छात्र राजनीति के एक नए मोर्चे का गठन किया जिसका नाम है भारतीय जनता युवा मोर्चा। राजस्थान के फिलहाल के राज्यपाल कलराज मिश्र इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एबीवीपी 5 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रहा और इसकी जगह पर भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करता रहा। इस बीच एबीवीपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन 1982 में संगठन फिर से चुनावी राजनीति में उतरा और तब तक इसकी ताकत बढ़ गई थी। आपातकाल से पहले जिस एबीवीपी के पास देश भर के 790 कॉलेज कैंपस में 1,70,000 सदस्य थे, वो आपातकाल के खत्म होने के बाद बढ़कर करीब 2.5 लाख तक पहुंच गए। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो इसके पक्ष में मोमेंटम बनाने में एबीवीपी ने अहम भूमिका निभाई। वो फोर्स के मुद्दे पर जब वीपी सिंह जनसभाओं में राजीव गांधी को घेर रहे थे, ये संगठन छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर गया था। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, एबीवीपी इसके खिलाफ सड़क पर उतर गया। हालांकि एबीवीपी से जुड़े कुछ लोग इस बात को खारिज करते हैं और कहते हैं कि एबीवीपी ने आरक्षण का समर्थन किया था।
कश्मीरी पंडितों के पलायन पर भी एबीवीपी ने स्टैंड लिया था। जब बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात कही तो इस संगठन ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। देश की राजनीति के अहम पहलुओं पर एबीवीपी और बीजेपी की राय एक सी रही है और यही वजह है कि जब बीजेपी सत्ता में आई एबीवीपी का वर्चस्व और भी बढ़ गया। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मई 2004 में जब कार्यकाल खत्म हुआ तो एबीवीपी के पास करीब 11 लाख सदस्य थे। 13 साल के अंदर 2017 में इस संगठन ने दावा किया कि उसके सदस्यों की संख्या 32 लाख हो गई है, जिसमें 9 लाख सदस्य अकेले साल 2014 में जुड़े हैं। हालांकि ये संगठन खुद को बीजेपी का नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन मानता है, लेकिन संघ और बीजेपी के क्या रिश्ते हैं इसे बताने की जरूरत शायद ही हो। फिलहाल तो एबीवीपी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताता है, लेकिन जब ताकत मिलती है तो उस ताकत को पचाने की चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। एबीवीपी के साथ भी यही हुआ। बढ़ते जनाधार ने एबीवीपी को विवादों में भिला दिया। 11 जुलाई 2003 को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में 12 पुलिस वाले घायल हो गए थे। आरोप लगा कि एबीवीपी के 300 कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में एसएम कृष्णा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। साल 2005 में एबीवीपी के लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरिएट में जबरन घुसने की कोशिश की है। पहला बड़ा आरोप लगा साल 2006 में मध्य प्रदेश के उज्जैन के माधव कॉलेज में प्रोफेसर हरभजन सिंह सभरवाल और 2 दूसरे प्रोफेसर की पिटाई कर दी गई। इलाज के दौरान प्रोफेसर सभरवाल की मौत हो गई, जिसका आरोप एबीवीपी के लोगों पर ही लगा। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। अगले ही साल कर्नाटक के चेतना प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पत्थर फेंकने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे। 10 दिन बाद ही कर्नाटक के ही मरिमलप्पा कॉलेज में तोड़फोड़ करने के आरोप में एबीवीपी के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फरवरी 2008 में ए.के. रामानुजन की किताब को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाने के लिए आंदोलन हुआ। इस दौरान एबीवीपी पर प्रोफेसर की पिटाई के आरोप लगे। 27 अप्रैल 2009 को मध्य प्रदेश में एबीवीपी के एक पदाधिकारी हितेश चौहान ने तब के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह पर जूता फेंक दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर उसे रिहा कर दिया गया। खांडवा के भगवंत राम मंडलोई कॉलेज में 2 प्रोफेसर सुंदर सिंह ठाकुर और अशोक चौधरी पर हमला हुआ, जिसमें एबीवीपी पर आरोप लगे। बाद में प्रोफेसर सुंदर सिंह की मौत हो गई। इसके अलावा एबीवीपी के लोगों ने फिल्मों की स्क्रीनिंग पर भी रोक लगाने की कोशिश की। फिल्म डायरेक्टर संजय कौक की फिल्म जश्न-ए-आजादी को पुणे में दिखाने से रोक दिया गया। पुणे के ही एफटीटीआई में जय भीम कॉमरेड फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद कबीर कला मंच के लोगों पर हमला हुआ और इसके पीछे भी एबीवीपी का नाम सामने आया। कबीर कला मंच के लोगों को नक्सली कहा गया और उन पर नरेंद्र मोदी की जय बोलने के लिए दबाव बनाया गया। हद तो तब हो गई जब साल 2017 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने केरला के कालीकट में 18 लोगों को बिना टिकट के गिरफ्तार